तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का ब्रिज कोर्स जो सेतु अभ्यासक्रम है। आज इसका हमारा लास्ट टेस्ट नंबर है, टेस्ट नंबर 3। ये साइंस 1 का है, सब्जेक्ट ये है विज्ञान और प्रौद्योगिकी साइंस 1। इन हिंदी यहाँ पे लिखा है मैंने, मतलब इसको पूरे प्रश्नों को, सभी क्वेश्चंस को हिंदी में ट्रांसलेट करके उसका आंसर भी हिंदी में यहाँ पे लिख दिया है। ये प्रश्न पत्र जो है, ये टेस्ट 30 मार्क्स का है, इसमें 1 आवर का टाइम है। और जो है, तो मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और लोगों को भी शेयर कीजिए, ऐसे टीचर्स को और स्टूडेंट्स को जो हिंदी मीडियम के हैं और उन्हें मराठी और हिंदी में जो पेपर मिल रहे हैं तो उनको प्रॉब्लम हो रही है ट्रांसलेट करने पे, उनको भी हेल्प हो जाएगी। तो स्वागत करती हूँ मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक क्लास में। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये पेपर, जिसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है प्रश्न 1, जिसमें निम्नलिखित प्रश्नों को हल करें। ये प्रत्येक 2 अंक का है, मतलब इसमें जितने भी 4-5 सब क्वेश्चंस हैं सब 2-2 नंबर के हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला दिया है कि निम्नलिखित में से प्रबल व दुर्बल अम्लों को वर्गीकृत कीजिए। मतलब इसमें से स्ट्रॉन्ग एसिड, प्रबल अम्ल और वीक एसिड यानी कि दुर्बल अम्ल को छांटना है। तो इसमें प्रबल अम्ल है, इसमें प्रबल अम्ल की कैटेगरी में आ जाता है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 नाइट्रिक एसिड हो जाता है। और दुर्बल अम्ल की कैटेगरी में आता है H2CO3 और CH3 एसिटिक एसिड CH3COOH। ये हो गया दुर्बल अम्ल, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद इसी में दूसरा उप प्रश्न दिया है, निम्नलिखित वैज्ञानिक कारण बताएं जब एक चलती बस अचानक दाईं ओर मुड़ जाती है तो उसके यात्री बाईं ओर झुक जाते हैं। आपने नोटिस किया होता है कि अगर कोई तेज़ स्पीड में बाइक बस चलती है, आप उसमें बैठे हैं, और अगर वो एक बाईं ओर मुड़ती है तो हम दाईं ओर झुक जाते हैं, अगर दाईं ओर मुड़ती है तो हम बाईं ओर, या फिर अगर हम स्ट्रेट चल रहे हैं अचानक ब्रेक लगता है तो हम आगे की साइड झटका खा जाते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि जब दाईं ओर मुड़ती है तो उसके यात्री बाईं ओर झुक जाते हैं। तो इसका आंसर आप लिख लेंगे कि बस के अचानक मुड़ने पर बस की दिशा बदल जाती है, जबकि यात्री के शरीर के ऊपर का भाग जड़त्व के कारण उसी वेग से आगे की ओर चलने का प्रयत्न करता है और बाईं ओर झुक जाता है। तो ये इसका वजह होता है, इसका आंसर ऐसे लिख लेंगे। आगे देखिए दिया, निम्नलिखित बॉक्सों को पूरा करें। मतलब ये तालिका बनाई हुई है, इसमें कुछ इनकम्प्लीट दिया हुआ है, उसका आंसर यहाँ पे लिखना है। मैं पूरा लिख कर यहाँ पे आपको आंसर डायरेक्ट दे रही हूँ। इसका ये तालिका जो प्रश्न पत्र में है आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। तो देखिए हीरा का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो केवल प्रश्न पत्र में कांच काटना लिखा हुआ है, ये चारों जो है ब्लैंक थे, तो इसका उपयोग होता है चट्टान तोड़ने में भी। हीरा का उपयोग होता है आभूषण निर्माण में, हीरा का उपयोग होता है दूसरे हीरो को चमकाने में, और हीरे का उपयोग होता है यानी डायमंड का यूज़ होता है आँख का इलाज या आँख की सर्जरी में। तो ये सारे यूज़ ऑफ मतलब डायमंड, ये सारे काम हीरो डायमंड का किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर लिखिए। सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, तो यहाँ पे देखिए संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी कि इसका संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है जिन हाइड्रोकार्बन के सभी कार्बन परमाणु यानी कि कार्बन जब कार्बन के बीच एकल बंध होता है उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, सेचुरेटेड जिसे बोलते हैं। यहाँ पे इसका उदाहरण होगा इथेन मतलब C2H6, प्रोपेन यानी कि CH3CH2CH3 मतलब मीथेन, एथेन, प्रोपेन। देखो इन सभी कार्बनों के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, एकल बंध, तो ये संतृप्त है। अब इसके बाद दूसरा डेफिनेशन आ जाता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो जिन दो कार्बन परमाणुओं के बीच बहुबंध होता है, मतलब कार्बन परमाणुओं के मध्य द्विबंध या त्रिबंध होता है, इसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। मतलब जब कार्बन के बीच में देखो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसे अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण हो जाएगा इथीन मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इथाइन
CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। आगे इसमें 5वां दिया है कि निम्नलिखित चार्ट को पूरा करें। ये तालिका बनी हुई है, चार्ट बना हुआ है, इसको पूरा करना है, जिसमें कुछ पदार्थ के नाम दिए हैं और पदार्थ अम्ल में कैसा व्यवहार करता है और क्षार में कैसा व्यवहार करता है, मतलब एसिड और बेस में उसमें क्या परिवर्तन होते हैं, वही यहाँ पर कॉलम में लिखना है। तो फ्रेंड्स देखिए, नीला लिटमस अम्ल में लाल हो जाता है और क्षार में नीला हो जाता है, मतलब नीला ही रहता है, ठीक है। और लाल लिटमस अम्ल में लाल और क्षार में नीला। इसके बाद मेथिल ऑरेंज गुलाबी अम्ल में रहता है और क्षार में पीला रहता है। और फेनाप्थलीन क्या करता है, ये अम्ल में रंगहीन रहेगा, मतलब कलरलेस, और क्षार में पिंक कलर यानी कि गुलाबी रंग प्रदर्शित करता है। तो ये इस तरीके से तालिका पूर्ण हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे। ये पहले प्रश्न का 6 नंबर का 6वां सब क्वेश्चन है। इसमें दिया है निम्नलिखित आरेख को देखकर पहचानिए कौन सा नियम है और नियम को अपने शब्दों में लिखे। एक डायग्राम बना हुआ है, बीकर है, बीकर में को वेट बॉक्स पर रखते हैं और उसमें कैसे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बनता है, तो उसका वेट क्या होता है, वो स्क्रीन पे आपको वो डायग्राम दिख जाएगा। तो उसको देखना है और हमें पहचानना है, तो वो इससे कौन सा नियम बनता है, तो उसको पहचान कर यहाँ पे उसका आंसर आएगा कि रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों को इंग्लिश में रिएक्टेंट बोलते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों का कुल द्रव्यमान, मतलब टोटल मास, और रासायनिक अभिक्रिया से निर्मित होने वाले उत्पादों, यानी कि जो बन के बाद में लास्ट में निकलता है, जिसे प्रोडक्ट बोलते हैं, उत्पादों का कुल द्रव्यमान समान होता है। मतलब जितना रिएक्टेंट किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, टोटल उतना ही वेट का प्रोडक्ट भी हमें लास्ट में निकलेगा। तो इसे कौन सा नियम कहते हैं, इसमें प्रश्न दिया कौन सा नियम है, तो इसे द्रव्य की अविनाशितता का नियम कहते हैं। मतलब कि ये कौन सा रूल हो जाएगा, द्रव्य की अविनाशितता का नियम। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका पहला प्रश्न जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा दिया है 3 मार्क्स ईच, मतलब कि जितने भी इसमें सब क्वेश्चन हैं सब 3-3 नंबर के हैं। तो देखिए इसमें पहला क्या दिया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए। इसमें पहला दिया है कि निम्नलिखित उदाहरण में बल और विस्थापन की दिशा ज्ञात कीजिए, बल लगाकर दिए गए धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य कार्यों को पहचानें। तो यहाँ पे जैसे उदाहरण कुछ दिए गए हैं, कौन से उदाहरण हैं, ठीक है। यहाँ पर दिया है कि रुके हुए वाहन को धक्का देना। जब हम रुके हुए वाहन को धक्का देंगे तो वाहन क्या होगी, थोड़ा दूर मूव करके आगे बढ़ जाएगी, तो वो धनात्मक कार्य होगा, ठीक है। फिर बी दिया है एक पत्थर को एक डोरी से के एक सिरे से बांधना और उसे गोल गोल घुमाना। मतलब पत्थर को एक डोरी से बांधकर जब हम ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाएंगे तो उसमें किसी भी तरह का विस्थापन नहीं होगा, मतलब वो जहाँ से शुरू करेगा फिर घूमकर वहीं आया जाएगा। तो जब इसमें कोई विस्थापन नहीं होगा, जबकि जब हम वाहन को धक्का देंगे तो वाहन यहाँ रहेगा, कुछ धक्का देने के बाद यहाँ पहुँच जाएगा, इसमें विस्थापन होगा। लेकिन हम जब पत्थर को डोरी से बांधकर गोल गोल घुमाएंगे तो वो घूमकर वहीं आ जाएगा। तो ऐसे कार्य को बोलते हैं शून्य कार्य, मतलब इसमें किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं हुआ है। इसके बाद तीसरा इसी में उदाहरण दिया कि मित्र द्वारा फेंकी गई गेंद को पकड़ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऋणात्मक कार्य हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा जो है कंप्लीट हो जाएगा पहले प्रश्न का। अब दूसरे प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पे देखिए आरेख को देखें और किरण आरेख बनाने के लिए, यहाँ पे आरेख जो एक डायग्राम आपको प्रश्न पत्र में दिया गया है, बोल रहा है कि उसको ध्यान से देखें, वो स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा। तो देखिए आरेख को देखें और किरण आरेख बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले नियम लिखिए। तो यहाँ पे देखिए ये डायग्राम है, मैं इसको ड्रॉ नहीं की हूँ, आपको एक्सप्लेन करते हुए ड्रॉ कर दूंगी। देखो पहला नियम दिया कि यदि आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर है तो परावर्तित किरण मुख्य नाभि से होकर जाती है। यानी कि आपतित किरण जब मुख्य अक्ष के समांतर है तो परावर्तित किरण कहाँ से, मुख्य नाभि से होकर जाती है। तो इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे जब, देखिए आपतित किरण ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर ये आपतित किरण है, इसका नाम यहाँ पे लिख लेंगे आपतित किरण। तो परावर्तित किरण ये F जहाँ पर लिखा है मुख्य नाभि से होकर ऐसे चली जाएगी। तो ये पहला नियम हो गया। अब दूसरा नियम दिया है कि यदि आपतित किरण मुख्य नाभि से जाती है, देखिए ये मुख्य नाभि से जाती है,
तो परावर्तित किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। तो ये परावर्तित किरण, ये जो मुख्य अक्ष है बना हुआ, इसके समांतर हो जाएगी, ये यहाँ से परावर्तित हो जाएगी। तो इस तरीके से इसको ड्रॉ कर लेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। तीसरा नियम दिया है कि यदि आपतित किरण वक्रता केंद्र में से जाती है तो परावर्तित किरण उसी मार्ग से वापस लौट आएगी। मतलब कि ये आपतित किरण, ये सी जहाँ बिंदु बना है वक्रता केंद्र, यहाँ से जाती है तो परावर्तित किरण फिर इसी मार्ग से यहाँ पर वापस लौट जाएगी। तो ये आने का और ये ऐसे जाने का मार्ग दर्शा देंगे। तो इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाता है। आते हैं नेक्स्ट पे। अनुच्छेद में, मतलब पैराग्राफ एक दिया हुआ है, उसमें सही शब्द का चयन कीजिए और अनुच्छेद में दिए गए खाली, मतलब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं जिसको इस पैराग्राफ में फिल करना है, कंप्लीट करना है सेंटेंस को। जैसे 20 हर्ट्ज अवश्राव्य श्रव्य, 20,000 हर्ट्ज श्रव्यातीत कम, ऐसे कुछ शब्द दिए हैं, इसको हम पढ़ेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। जैसे दिया है कि मानव कान की सुनने की क्षमता 20,000 हर्ट्ज तक होती है, यानी मानवीय कान इस आवृत्ति की ध्वनि सुन सकता है। इन ध्वनियों को, यहाँ पे देखिए ये श्रव्य जो दिया यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे, श्रव्य ध्वनि कहते हैं। मानवीय कान, यहाँ पे जो 20,000 दिया है, 20 हर्ट्ज 20 हर्ट्ज, मानवीय कान 20 हर्ट्ज से कम और 20,000, यहाँ पे देखिए 20,000 जो दिया है 20,000 हर्ट्ज, वही यहाँ पे लिख देंगे 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि नहीं सुन सकता। यहाँ आगे दिया है कि 20 हर्ट्ज से कम, ये जो कम शब्द यहाँ पे दिया है वो यहाँ पे लिखेंगे। कम आवृत्ति की ध्वनि को अवश्राव्य, यहाँ पे देखिए अवश्राव्य दिया है, अवश्राव्य ध्वनि कहते हैं। लोलक के कंपन से निर्मित ध्वनि व भूकंप आने से पहले की ध्वनि 20 हर्ट्ज से कम होती है। अतः अवश्राव्य ध्वनि क्या होती है? अवश्राव्य ध्वनि 20,000 हर्ट्ज से अधिक ध्वनि को श्रव्यातीत ध्वनि कहते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? अल्ट्रासाउंड होता है, इसका मतलब इंफ्रासाउंड अवश्रव्य को बोलते हैं और श्रव्यातीत को अल्ट्रासाउंड बोलते हैं, श्रव्यातीत ध्वनि कहते हैं। तो इस तरीके से इसको कंप्लीट कर लेंगे हम। फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये पूरा 3 मार्क्स का है। तो यहाँ पे देखिए एक डायग्राम, एक पट्टी दी हुई है पीएच की, तो रंगीन पट्टी है, वो स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा, उसको देखना है और उससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए, उसका यहाँ पे आंसर करना है। नीचे दिए गए चित्र को देखें और प्रश्नों के उत्तर दें। तो चित्र में दिया है कि चित्र में पट्टी का नाम क्या है, तो उसका नाम होगा पीएच स्केल। क्या नाम हो जाएगा? पीएच स्केल। फिर आगे दिया है कि इसका क्या उपयोग है, तो इसका आंसर हो जाएगा पदार्थ की अम्लीयता व क्षारीयता माप बताना। मतलब कोई भी पदार्थ कितना अम्लीय है और कितना क्षारीय है, इसका माप बताने का उपयोग में लाया जाता है। फिर सी नंबर का क्वेश्चन है कि यह कैसे निर्धारित किया जाता है कि पदार्थ अम्लीय, क्षारीय या उदासीन है। तो जब 7 से 1 की ओर बढ़ता है कोई पदार्थ तो वो अम्लीय होता है, मतलब अम्ल है। अगर 7 से 14, मतलब 7 के बाद नीचे जब आता है तो अम्ल है, 7 के ऊपर जाता है 8, 9, 10, 14 तक जाता है तो क्षार है, और केवल 7 पे कांस्टेंट रहता है किसी भी पदार्थ का मान तो वो उदासीन होता है, यानी न्यूट्रल होता है। उसके बाद इसमें डी प्रश्न करके दिया है कि उदासीन लवण का पीएच मान कितना होता है, तो अभी मैंने आपको बताया 7। तो इसका उत्तर आप लिख लेंगे, पूरा लिखना चाहें तो लिख लें कि उदासीन लवण का पीएच मान 7 होता है या 7, इस तरीके से भी आंसर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो वीडियो को पूरा देखिए फ्रेंड, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत मेहनत करके आपके लिए ट्रांसलेट करते हैं, फिर आंसर लिखते हैं, लिखने के बाद शूट करते हैं और अपलोड करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आगे देखिए, नीचे दिए गए आरेख को देखें और प्रश्नों के उत्तर दें। यहाँ पे देखिए एक डायग्राम बनाया है जिसमें लेंस बने हुए हैं, ये अवतल और उत्तल लेंस बना हुआ है, और यहाँ पे ये नेत्रिका है जहाँ पे जो है डायग्राम चित्र जो बनता है वो दिखता है। यहाँ पे प्रकाश स्रोत है, उत्तल लेंस है, नेत्रिका है, प्रकाश स्रोत है, और इसे कैसे ग्रीन पद्धति की दूरबीन कहते हैं, ये एक प्रकार की दूरबीन है। तो ये डायग्राम भी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगी जो प्रश्न पत्र में है। तो इसमें जो प्रश्न बन के आ रहा है कि आरेख में किस प्रकार की दूरबीन दिखाया गया है, तो इसका आंसर लिख देंगे कि कैसे ग्रीन पद्धति की दूरबीन है। फिर बी प्रश्न दिया है, दूरबीन के मुख्य भागों के नाम लिखें। तो देखिए यहाँ पे ये सब पार्ट्स के नाम जो है
क्वेश्चन पेपर में नहीं लिखे हैं, तो वो पार्ट्स के नाम मैं यहाँ पे लिख दी हूँ, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर आरेख का निरीक्षण करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। यहाँ पे भी एक डायग्राम बना हुआ है, तो वो डायग्राम आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उसका आंसर करना है। कौन सा चालक उच्च क्षमता पर है? तो ए पॉजिटिव का विद्युत विभव ए नेगेटिव से अधिक है, मतलब ए वाला चालक जो है कंडक्टर जिसे बोलते हैं वो उच्च क्षमता पर होगा। उसके बाद तार के माध्यम से धारा प्रवाह की दिशा क्या है? तो धारा प्रवाह बी से ए की ओर होता है, मतलब तार के माध्यम से जो धारा का प्रवाह होता है वो बी से ए की ओर होता है। फिर दिया है कि तार से प्रवाहित होने वाली धारा कब रुकेगी, मतलब कि जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है वो कब स्टॉप हो जाएगी। तो इसका आंसर होगा जब चालक ए व बी का विभवांतर, मतलब पोटेंशियल एनर्जी, शून्य होगा, तब इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से आज हमारा जो है तीनों टेस्ट जो है साइंस 1 के कंप्लीट हो गए हैं। टेस्ट 1 और 2 ऑलरेडी पहले से अपलोड किया हुआ है फ्रेंड्स, उसे भी देखकर अपनी नोटबुक पर आप आसानी से आप लिख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय और सलाह जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए फ्रेंड बाय।